हेलो बोर्ड स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। बोर्ड की डेट शीट भी आ गई और हमारी मैजिकल टेस्ट सीरीज भी, विच इज टेस्टेड बाय आवर टॉपर्स, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद उन्होंने स्कोर करा 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स एंड साइंस। सो इफ़ यू वांट टू बी नेक्स्ट, देन आपको क्या करना है, आपको भी हमारी इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहना है, सारे पेपर को अटेम्प्ट करना है और सारे वीडियोस को आपको देखना है, मिस्टेक से लर्न करना है और फिर 100 आउट ऑफ 100 तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है आपके लिए, राइट। सो कोई भी डिले नहीं करते हैं, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। हमारी दिसंबर और जनवरी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक के पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं भी आपको इधर उधर भटकना नहीं है, वो एक बार बस केवल जो भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, यू हैव टू डू ओनली दिस एंड यू विल सी द रिजल्ट। आ रही बात? चलो फिर कोई भी देरी नहीं करते हैं और हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट 80 मार्क्स टेस्ट पेपर, बट दिस इज द पार्ट टेस्ट। तो इसमें हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं? नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। नंबर सिस्टम में हमारा रियल नंबर एंड अलजेब्रा में हमारा एपी, हमारा पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली हम 5 चैप्टर का ये टेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो रेडी हो? प्रॉमिस करो कि आपने कॉपी पेन लेके आपने बैठना है और पूरा वीडियो को एंड तक देखना है और आपको अपने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है। चलो सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, मैंने यहाँ पर लिख रखे। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, मैं साइड हो जाती हूँ। आप आराम से इसको क्या करना है, आपको सारी पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है कि क्या क्या सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो करने हैं और इस टेस्ट पेपर में जब भी आपको आंसर शीट अपने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। यह हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरा पेपर ही है, आप उसको डाउनलोड करो, रीड करो, प्रिंट आउट निकाल के साथ में बैठो और मार्क करते जाओ उस तरीके से, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं और तब तक जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे वो भी जुड़े, आप साथ में डिस्कस करो इस पूरे टेस्ट पेपर को हमारे साथ, ठीक है। और चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से बताइए आंसर। एक प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और 1। तो पहले का आंसर क्या है आपके पास? फर्स्ट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 फैक्टर हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया था, जब भी एलसीएम आए तो मैक्सिमम पावर को देखते हैं और जब भी आपके पास एचसीएफ आए तो मिनिमम एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको इनमें से मार्क करना है। देखो एलसीएम आप देखो ना, 2 की कौन सी पावर है? 2 की पावर 4, 3 में क्या है? 3 आपको नोट डाउन करना है, फिर इसके बाद आपको 5 आपको नोट डाउन करना है और आपके पास 7। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई विथ ये आपके पास पहले आप इसको कर लो, 16 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7, 80 मल्टीप्लाई विथ 21 और ये कितना हो गया आपके पास 0 और फिर ये हो गया 8, 1680, ठीक है। देखो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको बहुत जल्दी जल्दी हमें डिस्कस करना है बिकॉज ये 80 मार्क्स का पेपर है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मोस्टली आप सॉल्व करना। पॉइंट मैं आपको आंसर बता दूंगी क्या आंसर है, बट ट्राई करो कि आप उसे सॉल्व करो जिससे ड्यूरेशन ना बढ़े और जल्दी से हमारा टेस्ट पेपर भी डिस्कस हो जाए। द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 is expressible in the form of this, then the value of m। अब भाई उन्होंने बोला कि इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, वो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है? ऐसे क्वेश्चन को आपको 65 का करना है, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 और 13 1 एंड देन 117। MCQ को मैं सॉल्व कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 9, 3 13 और ये 13 आपके पास 1। तो HCF क्या हो गया? दिस। तो आपको क्या करना है, 65m माइनस 117 इज इक्वल्स टू क्या लिखना है आपके पास 13। बस इसको आपको m को सिंप्लीफाई करना है। 65m इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास कितना
13 प्लस 1 17 और फिर यहाँ पर आपको m को सॉल्व करना है 65 एंड देन फिर ये आप ऐड करोगे, ये 0, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 130 और 130 यानी m की वैल्यू क्या 2 आ रही है, ऑप्शन में m कहीं पे 2 है, यस m 2 है, तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई 2। हमने क्या करा, आपने बस HCF लिया और HCF को इक्वेट करा दिया। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, बेटा आप लोग टेस्ट पेपर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, साथ में ओपन कर लो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आए क्या लिखा हुआ है, तो आप आराम से वहां से टेस्ट पेपर से देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही हूँ मैं यहाँ पर। The sum of exponent of the prime factors in the prime factorization of 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। 196 का प्राइम फैक्टर है 196, आपको अगर याद होगा तो क्या होता है 196 14 इंटू 14 क्या होता है 7 इंटू 2 7 इंटू, और यहाँ पर क्या करेंगे 7 इंटू 2 यानी 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यानी एक्सपोनेंट का सम कितना हो गया 2 प्लस 2 4, यानी आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज शोन इन फिगर। आपको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, भाई यहाँ पर हमें बताना है शोन इन फिगर, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर ऑफ जीरो, जितने बार कट करता है हमारा ग्राफ, समझ आ रही बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ पॉलीनॉमियल शोन इन फिगर, द नंबर ऑफ जीरोस, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी 1 2 3, तो क्या आंसर होगा, यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि द ग्राफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स इज गिवन। अब आपको बताना है जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल, इस बार हमें नंबर ऑफ जीरो नहीं, कौन कौन से जीरो है बताने हैं। देखो यहाँ पर आप पेपर में देखो ध्यान से, ये -5 है, वैसे -5 सारे ऑप्शंस पे है, यहाँ पर 0 है, वो भी आपके, तो ये वाला हट गया, ये वाला भी हट गया, नहीं वो वाला, तो अरे सिर्फ इसी से हमारे पास सारे ऑप्शन वो एलिमिनेट हो गए, बट कोई बात नहीं, तुम सीधा सीधा ऐसे ही निकालो 5 0 और ये 7 है हमारे पास, तो -5 0 और 7, ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलीनॉमियल px इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलीनॉमियल, फिर से द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक कट करा, यहाँ पर एक कट करा, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इन द गिवन फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं पर आपको नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि आपने अभी लर्न करा है क्वेश्चन को। क्या है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड शोन इन, मतलब जैसा दिया हुआ है फिगर में, द पेयर ऑफ दीस लाइंस, दिस लीनियर इक्वेशंस इज, अब ये दिख रहा है consistent with infinitely many solution, consistent with unique solution, inconsistent but can be made consistent by extending these lines, inconsistent। अब देखो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं कि वो सी ऑप्शन करके आ जाता है, बट बेटा सी ऑप्शन सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये भाई अभी तो मीट नहीं करी, पर अब आप ऐसे देखो ना, ये लाइंस तो मीट कर जाएंगे ना, तो हमारे लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा, कंसिस्टेंट है। ये मत सोचो कि अभी नहीं दिया, वो आपसे यही पूछ रहे हैं ना आपकी अप्रोच की, आप क्या समझ पा रहे हो, भाई आगे जाके तो मीट करेंगे ना, तो कंसिस्टेंट है विद यूनिक सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स, इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो अब यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं यहाँ पर करूँ 16k स्क्वायर माइनस, अब मैं तो स्मार्ट हूँ तो मैं इधर मल्टीप्लाई नहीं करने वाली 16 को, तो मैंने 16 को कॉमन करके k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब k प्लस 6 लिख सकते हैं और k माइनस 6 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू -6 और +6 आ गई। इज देयर एनी ऑप्शन, यस ऑप्शन ए है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अरे मूव हो जाओ भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज, देखना पड़ता है बार बार, माइक कनेक्ट है नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो गया और हमारा माइक कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड सम ऑफ हुज रूट इज 0 इज, अब देखो क्वेश्चन,
क्या बोला उन्होंने, बोला जिसका एक रूट अल्फा 2 दे रखा है पर अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0, तो भाई बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2, क्योंकि यहाँ पर तुम 2 पुट करोगे तो वो दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -4, क्योंकि 2 इंटू 2, तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो ये तो 0 ही हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये -4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर -4 का ऑप्शन है, यस डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फिर इसके बाद द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 8 मीटर एंड द एरिया ऑफ द फील्ड इज 240 मीटर स्क्वायर द ब्रेथ। क्या क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 8। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लेट करा, हमने यहाँ पर लेट करा कि ब्रेथ को हमने एक्स लेट कर लिया, तो लेंथ क्या हो गया x प्लस 8 हो गया बेटा, और हमें एरिया दे रखा है यानी x प्लस 8 का मल्टीप्लाई जो है वो 240 दिया हुआ है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8x इज इक्वल्स टू 240, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 240 ये हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है, और फिर इसके बाद हम करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देखो ये बन गया 20, तो 20 माइनस 12 कितना होता है, 20 माइनस 12 होता है 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 12x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन करोगे x माइनस 20 आएगा, प्लस 12 कॉमन करोगे तो x इज इक्वल्स टू 20, डायरेक्ट ही हमें समझ आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा, अच्छा ये प्लस 8x है, ठीक है, सॉरी प्लस 8x है, तो ये हमारे पास प्लस 20 माइनस 12 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके ही लाना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन करोगे x प्लस 20 और फिर यहाँ पर माइनस 12 कॉमन करोगे x प्लस 20। अब आप सीधा सीधा देखो प्लस ये नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव, तो x इज इक्वल्स टू 12 मीटर, 12 मीटर इज दी व्हाट इज दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। समझ आई बात, हमने क्या करा, हमने x लेट करा ब्रेथ को, अब क्योंकि एक्सीड बाई ब्रेथ है तो हमने ब्रेथ में प्लस 8 कर दिया और हमारे पास लेंथ आ गया, एरिया में पुट कर दिया। द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, भाई ये 2 + 1 से ब्रेक कर लो, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, आपको 2 के फैक्टर 2 और 1 पता होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन करोगे x प्लस 2 आ गया, प्लस 1 कॉमन करोगे x प्लस 2 आ गया, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -2 एंड -1, सो x इज इक्वल्स टू -2 एंड -1। इफ द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, रिमेंबर ऐसी चीजें लिखी हुई है ना तो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं क्वेश्चन में हम। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स हमें बताने हैं, किसके लिए इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, मतलब हमारे पास इसके आंसर्स बिल्कुल आएंगे रैशनल नंबर। तो अब देखो हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन लिख लेते हैं कि इसको रैशनल मतलब नेगेटिव नहीं, हमारे मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, तो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर बात करूं कि मैं वैल्यूज पुट करूं, रैशनल कैसे होता है, इरैशनल होंगे जिसमें रूट आएगा, रैशनल कैसे होते हैं हमारे पॉजिटिव नेगेटिव और ये फ्रैक्शन में आए, इंटीजर्स में आए, ठीक है, रूट नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज देखो, सिंपल सा ही तुम देख लो, पॉजिटिव वैल्यू बोलिए ना, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है हटा दो, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ये ऐसे ही तुम हटा दो, सीधा सीधा देखो 2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात, तो रूट क्योंकि रैशनल, अब यहाँ पर लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम √2 पुट करके देख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4। अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सॉल्व करो, d देख लो, d चेक कर लो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2 माइनस 4। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, ये देख लो, तुम सीधा ही देख लो, 2 माइनस जो भी समथिंग लिखोगे ना 2 इंटू और ये बन गया माइनस माइनस क्योंकि c आपका ये है, और 2 प्लस 32 और ये आ जाएगा आपके पास 34, ठीक है, और 34 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट आपके इरेशनल आएंगे तो आप बस 2 में चेक कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, 4 2 8। अब आप इसको क्या करोगे, और आपको पता है यहाँ पर और किस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं,
और हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो गया, 2 कॉमन भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन करो, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन करो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 1 दोनों ही आपके रैशनल नंबर्स हैं, तो हमारे लिए 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP 3n स्क्वायर, याद रखना सम ऑफ n टर्म, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है तो उतनी जल्दी सीख लो फटाक से। क्या है, हमें सम की फॉर्म दे रखी है, Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस n, बोला क्या है, इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म बताओ। अगर इसका कॉमन डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, इसका कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है, वैसे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ और सोचना ही नहीं है बेटा। देखो कोई भी AP हो 1 2 3 इसके पहले टर्म का सम क्या होता है, पहला टर्म ही, तो अगर तुम S1 निकाल दो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि 3 प्लस 1 होगा इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इज द आंसर। करना ही क्यों है कुछ और, बाकी की इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, छोड़ दो उसको। अब यहाँ पर क्या बोला, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज -3, मतलब A5 कितना दे रखा है हमारे पास, -3, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी हमारे पास D दे रखा है -4, देन सम ऑफ इट्स 10 टर्म। तो अब भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो A फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब बेटा देखो A5 इज इक्वल्स टू आपके पास -3 दे रखा, A प्लस 4D आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल्स टू -3, A प्लस आप इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू ये -3 हो जाएगा, ठीक है, नहीं D आपके पास -4 दिया था, D -4 होगा इज इक्वल्स टू -3, तो ये क्या हो जाएगा, A -16 -3 इज इक्वल्स टू -3, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, A इज इक्वल्स टू -3 प्लस 16। अब आपके पास आंसर आ गया, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई, A इज इक्वल्स टू 13 आ गया, A 13 आ गया। अब आपको क्या बताना है, S10 बताना है, ठीक है, S10 बताना है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो S10 10/2 ब्रैकेट में 2A कितना हो जाएगा 26 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D कितना है -4, सॉल्व करो 5 ब्रैकेट में 26 प्लस 9 इंटू -4, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 26 माइनस 36, ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट में -10, यानी क्या आंसर -50 है, यस आंसर आपका -50 आ गया। समझ आ रही बात, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले, आपको पेन थोड़ा सा स्पीड में चलाना पड़ेगा, दिमाग को भी, क्योंकि आप MCQ को 20 मिनट में सॉल्व करोगे पेपर में, मैं अभी समझा रही हूँ इसलिए इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, बट आपको 20 मिनट्स में MCQ सेक्शन ए सही से वो भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले से एक इक्वेशन बनाओ, D दे रखा है, पुट करो, AD आ गया, बस आप सम का फॉर्मूला लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP, अब नंबर ऑफ टर्म के लिए आपके पास AN पता है 185 है, और आपके पास A भी पता है, A कितना है हमारे पास 5 है, और आपके पास D भी पता है 4 है, तो बस आपको क्या करना है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 185 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D 4 है, और ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड विथ 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये हो जाएगा 45, n इज इक्वल्स टू 45 प्लस 1 इज देयर एनी ऑप्शन, यस 46 इन द ऑप्शन D, तो ये D करेक्ट हो गया। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9, अब 9 से कौन कौन से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास, सबसे पहले जाते हैं ट्रिपल लाइन तक, तो ट्रिपल लाइन भी डिविजिबल होता है, तो पहले तो लास्ट नंबर लिख लेते हैं, और हम शुरुआत का कोई भी एक नंबर, अब 100 के बाद हमारा जो 100 इज द फर्स्ट नंबर जो आपका 3 डिजिट का होता है, अब कौन सा नंबर डिवाइड होता है यहाँ पर, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब 100 तो डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई कर लेते हैं हमारा कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम एक बार ट्राई करते हैं 107 को हम यहाँ पर करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, और ये आएगा हमारे पास 1
108 is the first number. 108 is the first number. Let's check. 108 और फिर 108 फिर 117. चलो एक बार ही चेक करते हैं. 108 हमारा A हो गया और फिर हमारे पास D हो गया 7 और फिर हमारे पास AN हो गया, हमारे पास 999 एंड हमें बताना है कितने नंबर है. तो N इज इक्वल्स टू हमने AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला यूज़ करा एंड इसको मैंने 999 पुट करा माइनस E इज इक्वल्स टू हमारे पास हुआ 108 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज़ 9 मतलब 9. तो ये हमारे पास आ गया 108. ये माइनस होगा 999 माइनस 108 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू N माइनस 1. लेट्स चेक. और ये माइनस होगा आपके पास, तो ये 1 आया और फिर ये आपके पास आ जाएगा 9 एंड फिर ये आ जाएगा आपके पास 8. 9 से डिवाइड हुआ, ये आपके पास आ गया कितना 99 और फिर इसके बाद अब आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 99 आ गया और n इज इक्वल्स टू 100. इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ 100? यस, 100 इज द ऑप्शन. सो दिस विल बी द AP जो डिविजिबल है आपके किससे 3 डिजिट नंबर. पहला 108 117 ... 9 ये है. हमें A पता है, D हमें पता है, हमें AN पता है और हमने वैल्यूज़ को पुट करा और हमने सॉल्व कर दिया. n कितना आ गया 100 आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. असर्शन रीजन को बहुत ही सीरियस होकर आपको पढ़ना है. असर्शन रीजन क्यों? क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका 1 मार्क चला जाएगा, तो हमें वो करना नहीं. बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था, MCQ 20 मार्क्स, केस स्टडी 13 मार्क्स, आपको 32 मार्क्स खुद के लेने ही हैं. तब कहीं आप समझ पाओगे कि आप फुल स्कोर करने वाले हो. वरना अगर इसमें गलत हो गया ना तो चांसेस कम हो जाते हैं. तो अभी सीरियस होके करना है काम हमें. और 20 मिनट्स इज नॉट, बहुत ही कम टाइम सफिशिएंट है, कर सकते हो क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाले होते हैं. असर्शन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज रैशनल नंबर. अब अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से यहाँ पर मैं बता देती हूँ बेटा. ये वैसे तुम्हारे पास पेपर है, 2 और 3 लिखा हुआ है. तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हाइपोटेनस क्या होगी 2 स्क्वायर. इन्होंने बोला है कि रैशनल नंबर है, तो भाई ऐसे ही देख लो. ए से पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड. तो AC की अगर मैं बात करूँ तो AC स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो भाई AC इज इक्वल्स टू क्या होगा 4 प्लस 9. ये रूट में आ गया, तो ये रूट में आ गया. अब आप बताओ मुझे यहाँ पर AC की वैल्यू तो इर्रेशनल है. अब ये कहाँ से रैशनल आ जाएगा, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता. अब सेकंड क्या, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. क्या लिखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज. अब तुम मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब मुझे ऑप्शन बताइए बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. सेकेंड वाला तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर करोगे और उसको ऐड करोगे तो नॉर्मली अगर मैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को ऐड करूँ तो 13 रैशनल नंबर है. बट क्योंकि इसका रूट आ गया इसलिए वो रूट 13 हो गया. तो रीजन तो ट्रू है बट असर्शन गलत हो गया. तो हमारे पास D ऑप्शन हो जाएगा. रीजन इज ट्रू बट रीजन इज ट्रू, असर्शन जो है वो आपका फॉल्स है. assertion A B C are assertion क्या दे रखा है, A B C are in A B if one only if 2B is equals to A plus C. Absolutely right. The sum of first n odd natural numbers is n square. बेटा दोनों सही हैं, दोनों ही सही है. सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर जैसे कभी क्वेश्चन में आ जाए ना कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, तो डायरेक्ट तुम 20 का स्क्वायर कर दो यानी 400, यही आंसर होगा. सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. तो ये भी सही है और ये भी हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर के तो पढ़ा ही है. 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट दोनों होंगे बट ऊपर और नीचे वाले में कोई भी एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है. या तो यहाँ कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स का दिया होता है तो हम करते, तो हमने बी ऑप्शन करेक्ट करना है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट व्हाट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो भी ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. अब आ गए हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी पे, जहाँ पर 2 मार्क का हर एक क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन होते हैं आपके यहाँ पर. चेक वेदर, देखो बेटा मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ करना क्या होता है, बाकी मैं आपको पूरा फुल सोल्यूशन भी दिखाऊंगी जिसको आप पॉज करके आराम से देख लो, समझ लो और फिर उसके बाद आप रीअटेम्प्ट करो या पहले अटेम्प्ट करो बाद में चेक करना. चेक वेदर द नंबर 4 to the power n कैन बी एंड विद 0.
विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब उन्होंने बोला कि 4 की पावर n है, अगर मैं यहाँ पर 4 की पावर 2 लिख दूँ, 4 की पावर 3 लिख दूँ, 4 की पावर 4 लिख दूँ और ऐसे कितना भी लिख दूँ, क्या कभी ये नंबर हमारा एंड होगा किससे? 0 से। अब मुझे बताओ द कंडीशन फॉर द 0 क्या होता है? द कंडीशन फॉर द नंबर जो एंड विद 0 होता है, तो हमारे पास वहाँ पर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ क्या होना चाहिए? 2 and 5 बोथ टुगेदर। 2 अकेला 0 नहीं बनाएगा, 5 अकेला 0 नहीं बनाएगा, बोथ दोनों को साथ में होना चाहिए, तभी 2 into 5 10 होगा। अब क्या होगा भाई, इसमें इसके नंबर क्या आ रहा है? 2 into 2। एक नॉर्मल 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 2। अब तुम 2 बारी 4 लिख दो तब भी 2 into 2 into 2 into 2, ये बढ़ रहा है 5 थोड़ा ना आ जाएगा। तो मीन्स the number, the least prime numbers of the 4 are only 2 and 2, so we don't have any factor of 5, so this number never can be end with 0। समझ आ रही बात? इसका प्रॉपर लिखना कैसे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसका और पार्ट क्या है? और पार्ट क्या है बेटा? प्राइम फैक्टर्स इसके लिखने हैं, फैक्टर ट्री बनाना है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। अब देखो पहले वाले का आंसर क्या है? सॉल्व लिखा है, यहाँ पर सिर्फ 2 का फैक्टर है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ, इट डज नॉट हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, हेंस कैन नॉट बी एंड विद 0। मैंने बताया वही, बस इस तरीके से आपको थ्योरी वे में आंसर करना है 2 मार्क को, और कुछ नहीं। प्राइम फैक्टर्स तुम नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर दो, बाकी ट्री बना दो। 2 से डिवाइड करोगे, 2 के साथ में ये आएगा, 3 के साथ में आएगा, 4 सॉल्व कर लो सारा, ठीक है। नॉर्मल एलसीएम लेके कर लो, देखो 2 के साथ क्या बन रहा है, 3 के साथ, और सारे फैक्टर्स। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको आपने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब आप अपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, सही है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो जीरोस फाइंड आउट करना है, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखो पहले देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अब आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? 12। और आपको पता है 6 into 2 कितना होता है? 12। और 6 minus 2 कितना होता है? 6 minus 2 कितना होता है? 4। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4 में हम कॉमन क्या करेंगे? हमने 2x कॉमन कर लिया, तो ये हो गया x प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे, ये 2x हो गया। और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमारे पास 2x प्लस 3 आ गया, और ये हमारे पास 2x माइनस 1 हो गया इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 और 1/2 आ गया। तो अब हमारे पास अल्फा आ गया, हमारे पास क्या? माइनस 3/2, और बीटा आ गया हमारे पास 1/2। अब आपको करना क्या है बेटा? जीरोज आ गया। अब आपके पास क्या है? ए बी ए कितना दे रखा है? 4, बी कितना दिया हुआ है? +4, सी कितना दिया हुआ है? -3। तो ये कोफिशिएंट है, ये आपके जीरोज हैं। आपको करना क्या है? आपको पहला रिलेशन सम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए प्रूफ करो, और सब प्रोडक्ट ऑफ 0 सी बाई ए पुट करो। इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना है, और आपके सामने ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन। तो देखो जीरोज आ गए, वही हमने पहले सम ऑफ 0 फाइंड आउट करा, और सम ऑफ 0 -1 आया, माइनस बी बाई ए करा, माइनस बी बाई ए का आंसर भी 1 आ रहा है। तो यानी हमने पहला रिलेशन जो मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वो वेरीफाई हो गया। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए करा, वो भी हमारा रिलेशन 3/4 के कंडीशन में सही हो गया। समझ आ रही बात आपको? ये क्लियर है? तो बस ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, कि हाँ आपने पहले जीरोस फाइंड आउट कर लिए, फिर आपने रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया, हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर दो आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हम दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप ट्राई करो कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो। तो आपके पास इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी। दूसरी इक्वेशन है bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्यों इस बी वाई वाले को हटा देती हूँ, मैं यहाँ पर किससे? a से, और इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर ये क्या आएगा? b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई
इज इक्वल्स टू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहाँ पर आप एलिमिनेट करोगे, कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका x हो गया, और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखो, और यहाँ भी आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा है, तो x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो x 1 आ गया। अब 1 की वैल्यू तुम किसी इक्वेशन में पुट कर दो, y आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी के और वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसी के और वाले पार्ट की बात करूं तो और में लिखा है डस पेयर लीनियर इक्वेशन नो सोल्यूशन जस्टिफाई योर आंसर। तो भाई हमें a1 कंपेयर करना है, a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 4, c1 इज इक्वल्स टू हमारे पास, अच्छा देखो दोनों अगर राइट्स इक्वल के इधर है तो फर्क नहीं पड़ता, एक है एक नहीं है तो दोनों को हमें लेफ्ट साइड लेके जाना होता है, यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, तो 3 लिख लो डायरेक्ट। फिर आपके पास a2 कितना आ गया, a2 है 12, अब b2 है हमारे पास कितना 6, और C2 है हमारे पास, C2 है हमारे पास 6, C2 6 है ना, हाँ। तो अब बताओ पैरेलल की इक्वेशन नो सोल्यूशन किस में होता है, पैरेलल में, तो एक बार ही चेक कर लो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा है तो बस ठीक है। चलो इसका पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। सो ये देखो हमने अभी सॉल्व करा एलिमिनेशन मेथड से, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी किसी दूसरे इक्वेशन में, y की वैल्यू -1 आ गई, ये आप पॉज करके वीडियो खुद से सॉल्व करो। यहाँ पर देखो सेम उन्होंने बोला a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, हमने वेरीफाई कर दिया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, हेंस यू कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस will both have real and equal roots। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, दोनों के लिए कंडीशन हम यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, हमें दोनों का कॉमन वैल्यू बतानी है k की। तो अब हमने क्या करा, हमने पहली इक्वेशन लिखी b स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यहाँ से k का आंसर आ गया प्लस माइनस 16, दो, क्योंकि k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 एंड 256 इज स्क्वायर ऑफ 16, बट वी विल राइट प्लस माइनस बिकॉज k कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब यहाँ पर देखो दूसरी इक्वेशन हमने लिखी, फिर से हमने सेम फॉर्मूला यूज करा, यहाँ से k क्योंकि लीनियर आया था तो k 16 आया। अब बताओ मुझे, एक में k की वैल्यू प्लस माइनस 16 है और एक में k की वैल्यू 16 है, सो दी अगर मैं कॉमन वैल्यू ऑफ k बोलूँ तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव 16 हो जाएगी। तो हमारे पास k का आंसर क्या आ गया 16, क्योंकि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k भी बोला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें यहाँ पर बोला है रामकली रिक्वायर्स ₹2500 आफ्टर 12 वीक्स। ध्यान से सुनो, टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल शी सेव्ड ₹100 in first week and increased by her weekly saving by 20 every week. Find whether she will be able to send her daughter to school after 12 weeks. What value, वो ठीक है। बाकी तो भाई एक रामकली है, रामकली क्या कर रही है, रामकली पहले वीक में 100 रुपए उन्होंने सेव करे, फिर वो 20 रुपीज़ वो इंक्रीज कर रही हर वीक में, तो एपी बन रही 100, 120, 140 लाइक दिस, एंड उन्होंने 2500 रुपीज़ पे करने हैं। क्यों, उनको वैसे चाहिए, उनका गोल है 2500 क्योंकि उन्हें बेचना है अपनी डॉटर को। तो हम देखते हैं कि वो 12 वीक में कितना सेव कर लेती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो बेच पाएगी या नहीं बेच पाएगी। तो हमें बेसिकली मतलब तुम्हें सिंपल सा समझ आ गया होगा, 100, 120, 140 इसकी हमें एपी मिल गई, क्योंकि पहले वीक में जो ए दे रखा है वो 100 दिया हुआ है और जो डी है वो हमारे पास 20 है एंड हमारे पास एन क्या है 12, तो हम S12 फाइंड आउट करके देखते हैं। ये रही आपके सामने कैलकुलेशन, पॉज दी वीडियो, जस्ट चेक और फिर देखो इसको सॉल्व करा। भाई रामकली ने 2500 से भी 20 रुपये ज़्यादा ही सेव कर लिए, मतलब वो आराम से उसको बेच सकती हैं और एक्स्ट्रा उसको थोड़े से 20 रुपये दे के कि हाँ भाई जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, टोटल अमाउंट जनरेटेड इज इक्वल्स टू 2520, तो मतलब वो बिकॉज 2520 इज ग्रेटर देन 2500, इट मीन्स यस ही कैन सेंड हर डॉटर टू स्कूल ही भेज रही थी ना, हाँ स्कूल आफ्टर 12 वीक। समझ आ रही बात, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रूव दैट रूट 2 एंड रूट 5 इज इर्रेशनल। अब बेटा देखो ये कौन से, ये है हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन। अब 3 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में आएगा तो तुम प्रूफ कर देना, तुम रूट 2 और रूट 5 को इर्रेशनल एक बार प्रूफ कर देना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आया, 5 नंबर में भी आप इतना ही करोगे तो समझो, बट बाकी 3 नंबर में आएगा इज ओके। अब बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं, बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि वी नो दैट रूट 2 इज इर्रेशनल एंड रूट 5 इज इर्रेशनल, देन सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, हेंस प्रूफ। नहीं, आपको वो उस फॉर्म तक लेके जाना है इसको। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि ये आप अप्रैल से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 100 बार ही तो कर चुके होगे आप अपने क्लास में। होगा क्या, लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया, कॉन्ट्रडिक्ट मेथड लगाना है, हमने खुद को ही गलत प्रूफ करना है। एग्जिस्ट, ये हमने प्रूफ कर लिया, रैशनल नंबर है, को प्राइम है, तो ए बी फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, वही सेम चीज़ हमने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इन्होंने एक को बस प्रूफ करा है, वैसे तुम दोनों साइड कर सकते हो, मतलब तुम ऐसे भी कर सकते हो कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, एंड आपने यहाँ पर भी करना है, तो आप क्या करोगे, ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 प्लस 2 रूट 10 आ जाएगा, और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा आपके पास -7 इज इक्वल्स टू 2 रूट 10, और फिर एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर -7b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा 2 रूट 10, और फिर यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में आएगा तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर -7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 10। यहाँ भी आप लिख सकते हो कि नाउ वी नो दैट रूट 10 इज एन इर्रेशनल नंबर, देन वी कांट से कि 1 इर्रेशनल इज इक्वल्स टू इर्रेशनल, सेम स्टेटमेंट। बट अगर इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इन्होंने रूट 2 को एक साइड लिया, सिंप्लीफाई करा, और फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया, तो उन्होंने रूट 2 को एक साइड भेज दिया, रूट 2 यहाँ कैलकुलेशन में आया उनके पास, और उन्होंने बोला रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, देन एंड दिस इज अ रैशनल नंबर। ए बी इंटीजर्स थे, इंटीजर्स को सॉल्व करके वैल्यू भी आपकी रैशनली आती है, तो अब हमने लिखा दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 2 इज इर्रेशनल, सो अवर अजम्पशन, हमने मतलब तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, वो गलत हो गई, मतलब रूट 2 प्लस रूट 5 एक इर्रेशनल होगा, तभी एक इर्रेशनल के इक्वल होगा। समझ आ रही बात? तो जैसे आप करते हो नोटबुक में वो भी करेक्ट है, ये वे भी करेक्ट है, जो भी करा है, मतलब देख लो इन दोनों में से कौन सा मेथड आपने करा हुआ है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक, मतलब इन्होंने बोला अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा। अब मैंने आपको बोला भाई ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अल्फा प्लस, पहले तो एक चीज देख लिया करो कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं 20 के ऐसे फैक्टर्स बन सकते हैं क्या, 20 के फैक्टर्स वैसे बन सकते हैं, देखो आ गया, क्या हो जाएगा, देखो सिंपल मेथड है, अगर इसके फैक्टर बन जाए क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, मैं उधर ही कर देती हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब हमें पता है कि हमें पता है ना 20 4 × 5 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो यानी x प्लस 5, x कॉमन करोगे, x प्लस 5, 4 कॉमन करोगे, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ गया और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, यानी x इज इक्वल्स टू -5 एंड -4, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -4, तो अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 प्लस 1 यानी -4, और बीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 1 यानी -3। तो अब ये जो नए जीरोज हैं इनसे हमें क्या बनानी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, बेटा ये नए वाले जीरो इनको डैश लिख लो, मतलब अब डैश मतलब तुम ये समझ जाना, हमें अल्फा प्लस 1 ये वाला न्यू जीरोस पुट करने और बीटा प्लस 1, एक्स प्लस जो न्यू जीरोज हैं, या मैं बोलो तो यहाँ पर ये लिख देती हूँ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो,
ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखो सब -7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा ना हमारे पास, ये जीरोस हमारे पास मिल गए। तो -4 -3 क्या होता है -7x, अब मल्टीप्लाई करोगे तो +12 हो जाएगा, तो +12 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो दे रखी है, बाकी इसके साथ साथ हम और पार्ट भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसका और पार्ट भी हम अगर डिस्कस करेंगे तो देख लेते हैं क्या आएगा, इसका और वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं क्या हो जाएगा। तो और में दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन। तो इसको पहले तो ऑर्डर में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो 6 3 आपके पास 18 होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 18 हम 9 × 2 लिख सकते हैं, यस 9 × 2, और 9 - 2 होता है आपका 7, तो कर सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आप 2x कॉमन करोगे, ये आ जाएगा, मतलब 3 कॉमन कर लो, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लो, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, फ्रॉम वेयर यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू 3/2 और -1/3। तो अब आपके पास अल्फा बीटा आ गया, कोफिशिएंट्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यू हैव टू प्रूव ओनली सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेम कैसे करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने प्लस ही लिखा था ना, हाँ ठीक है प्लस लिखा था। तो हमारी देखो यहाँ पर इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, हमारी भी वही आई थी, इन्होंने भी देखो सेम ही करा है। इन्होंने अगर फैक्टराइज हो रहा है तो पहले जीरोस फाइंड आउट कर लो, वरना सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो और फिर इक्वेशन से सम ऑफ जीरो, जो नए जीरोज हो उससे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करो, जहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट हो सकती है, प्रीवियस वाले वैल्यूज पुट कर दो और आ जाएगा आपका आंसर। इनका भी सेम आंसर आ गया, यहाँ पर भी देखो सेम उन्होंने करा है, हमारे भी जीरोज आ गए, यहाँ पर सॉल्व करा हमने, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, हमारे जीरो आ गए, और फिर इसके बाद हमने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लिया और इनके रिलेशन वेरीफाई हो गए। बेटा ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है, कर लो और फिर आप देखो हो रहा है नहीं हो रहा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। अब भाई मंथली इनकम, ए और बी दो पर्सन है, वो कुछ जॉब वॉब कर रहे हैं और उनकी मंथली इनकम जो बोली है इन्होंने, मंथली इनकम ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:5 and their monthly expenditure are in the ratio 4:3. If each saves 1600 per month, then find the monthly income of each. अब भाई देखो, मान लिया मंथली इनकम क्या होता है, मंथली सेविंग्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेविंग किसके बराबर होती है, मंथली इनकम से आपने जितना भी खर्च करा वो माइनस कर दो, इज इक्वल्स टू सेविंग। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मैंने मंथली इनकम को, ए की मंथली इनकम को मैंने क्या करा, let the common factor of monthly income be x और let the common factor of expenditure be y। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग होता है, तो हमने इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, टू द क्वेश्चन हमारे पास पता है एक्स ने, मतलब ये सॉरी पहले वाला क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ए और बी की जो सैलरी हो जाएगी, ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, ए की जो इनकम हो जाएगी, इनकम ऑफ ए हो जाएगी। इसको अभी मैं ये जो मैं लिख रही हूँ शॉर्टकट में, मुझे समझाना है आपको, कॉन्सेप्ट बताना है, लिखना कैसे है वो आपको फटाफट से अभी मैं दिखा दूंगी, उसको वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लेना कैसे लिखना है। इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा 9x और इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 7x, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 4y, और यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर ऑफ बी दे रखा है 3y। तो अब इक्वेशन पहले ए की बनाते हैं, सेविंग, ए की सेविंग्स जो है कितना है ये, हाँ सेव करता है, सेविंग ऑफ ए अगर मैं बात करती हूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1600, दिस इज इक्वेशन 1। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1600। इक्वेशन 2 सिंपल, आपने क्या करना है, आप इन दोनों 12 को इक्वेट कर दो, यहाँ पर आप 3 से यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ जाएगा, ठीक है, इस 12 आ जाएगा, सॉल्व कर लो, या फिर क्या करो इक्वेट कर दो, क्योंकि ए बी दोनों का राइट साइड सेम है, तो उसके वैल्यू उसके टर्म में आंसर आ जाएगा। लाइक ऐसे भी कर सकते हो, देयर आर टू वे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो मैं किधर बता दूँ, मैं इस क्वेश्चन को फर्दर इस साइड सॉल्व कर दूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आप ऐसे भी कर सकते हो, 9x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3y, तो होगा क्या, ये आ जाएगा 9x माइनस 7x माइनस 3y प्लस y, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू 2x हो गई। अब पुट इन इक्वेशन 1, अब अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ y की जगह पे 2x, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4 ब्रैकेट में 2x इज इक्वल्स टू 1600, तो ये हो जाएगा 9x माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8x इज इक्वल्स टू 1600। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हमने पुट करा है 9x था और 8x हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू ये 4, एक सेकेंड, ये प्लस 4y था, तो ये सिर्फ हमारे पास y बचा, x, हाँ ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1600 आ गया, x इज इक्वल्स टू 1600 आ गया, तो 9 इंटू 1600 कर दोगे और 7 इंटू 1600 कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमें बताना है, इनकम से बतानी है, तो इनकम्स का वैल्यू आ जाएगी। अब चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भी इस तरीके से करा, इन्होंने देखो 12 इक्वेट करा है, इनका x कितना आ रहा है देख लेते हैं, इनका भी x देखो 1600 आ रहा है, तो y निकालने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे y नहीं निकालने की ज़रूरत थी, क्योंकि x में पुट कर दो ना, इनकम तो बस वही हो जाएगी, तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो। इन्होंने एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट कर लिया, बाकी आपको आई होप समझ आया। हमने क्या करा, एक फैक्टर को, कॉमन फैक्टर को x, दूसरे को y लेट करा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग, दोनों की इक्वेशन बना ली, इक्वेट कर दिया, x और y का एक रिलेशन आ गया, पुट कर दिया हमने एक इक्वेशन में, x आ गया, x की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। समझ आ रही बात, सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट से मूव करते हैं बेटा। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 970। अब देखो ऑड नंबर याद रखना, यहाँ पर कभी भी आपको इवन नंबर लेट करना हो तो 2n के फॉर्म में लेट करना, इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर 2 का फैक्टर है तो हो गई, तो स्टैंडर्ड हम जब लेट करते हैं तो इवन के लिए 2n, और दूसरा इवन नंबर कब आता है, 4 के बाद 1 ऐड कर दोगे तो 5 आएगा, ऑड नंबर 2 ऐड करोगे तो हमेशा याद रखना ये 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, और ऑड के लिए n और n+1 भी चलेगा, बिकॉज अभी तुम क्वाड्रेटिक कर रहे हो, तो x और x प्लस 1 देखा, x प्लस 2, x और x प्लस 2, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 के बाद 1 ऐड करोगे तो ऑड इवन 2, दूसरा ऑड चाहिए तो +2 करोगे, तो हमने क्या करा, और देखो उन्होंने बोला उनके स्क्वायर्स का सम 970 है, पहला x दूसरा x प्लस 2 हो गया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब इन्होंने बोला स्क्वायर का सम चाहिए, तो पहले वाले का x स्क्वायर, दूसरे वाले का हमने x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। नॉर्मल हमने 970 से इक्वेट करा है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, सॉल्व करोगे, यू हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इसको इक्वेशन क्या बनी आपके पास, इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इज इक्वल्स टू 0, और अब आप इसको मिडिल टर्म मतलब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जिसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, यू जस्ट यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ओनली फॉर जहां भी आपको स्ट्रगल करना है, क्यों सोचना, यूज करो और सॉल्व करो। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, हमारे पास x के दो आंसर आ गए, x इज इक्वल्स टू 21 और x इज इक्वल्स टू माइनस। अब इन्होंने क्योंकि बोला है नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मेंशन करा है इन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने क्या लेना है, x की वैल्यू हम 21 कंसीडर करेंगे। जब x हमारा 21 होगा तो x प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 23, तो ये हमारे पास आंसर होगा, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वेयर यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। ओके ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमें दे रखा है, 1 रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड
अदर रूट, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है यहाँ पर इसका एक रूट है। तो जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसकी जगह पे पुट कर देना है x की जगह पे क्योंकि रूट है ना ये इसका, 5/2 पुट करो, माइनस के इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 25/4 माइनस 2 4 ज़ा 20 माइनस के इज इक्वल्स टू 0, ये 2 हुआ 25 और ये हो जाएगा आपके पास बाई 2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू के लिख देते हैं, तो 25 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 40 इज अपॉन 2 इज इक्वल्स टू के। तो ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और फिर ये आपके 15 माइनस 15 अपॉन 2 यानी माइनस 15/2। चेक करते हैं क्या आ रहा है, माइनस 15/2। एक बारी और चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर आंसर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ माइनस 15/2 है और फिर आपने क्या करा, फिर आपने अच्छा ठीक है, तो अब आपको क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो, माइनस 15/2 आ गया। अब देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस b/a। अब आपको ये इक्वेशन तो दे ही रखी थी, b और a पता है, अल्फा भी पता है, अल्फा क्या है, एक रूट ही तो है, सीधा 5/2 पुट करो प्लस बीटा, यहाँ पर माइनस b, वो ऑलरेडी माइनस है यानी 8/a कितना है 2, सॉल्व कर लो, 5/2 को इधर लाके सॉल्व कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आए वो आपका अदर रूट हो गया 3/2 हो जाएगा। ये रहा पहले वाले का सोल्यूशन, समझ आई बात। नेक्स्ट क्या है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर्स, ईयर्स लिखना मत भूलना, मैन तो हिज सन है तो फादर की एज ही होगी, फादर्स एज जो है हमारे पास वो क्या है, प्रेजेंट एज, वी आर लेटिंग प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज, हम ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ ये, तो ये कितना हो गया। अब बेटा उन्होंने बोला ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, मतलब इस सन की एज का स्क्वायर का ट्वाइस जो है ये है पापा की एज। फिर इन्होंने बोला द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स 8 ईयर्स हेंस, 8 साल बाद जो पापा की एज है, मैन एज विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन। तो अब यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, इन्होंने बोला कि 8 ईयर्स के बाद, तो आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स हमें क्या बोला उन्होंने, तो आफ्टर 8 ईयर्स सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी x प्लस 8 और फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 8 ईयर्स, ठीक है, ये भी दोनों ईयर्स में हमारे पास ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि जो पापा की एज है ना 2x स्क्वायर प्लस 8 है ना, वो कितना है 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ ए सन, 3x प्लस 8 से भी 4 ज़्यादा, मतलब ये देखो 3 टाइम्स एज ऑफ सन की जो उस टाइम पे एज होगी उसके 3 टाइम्स से भी 4 साल ज़्यादा ही है। तो ये आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, देखते हैं हम यहाँ पर, देखो सेम वही यही इक्वेशन आ रही थी, 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में, पॉज करो वीडियो को, स्क्रीन को जूम करो, देखो ध्यान से, नॉर्मल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या आपके पास बन गई 2x स्क्वायर, आपकी इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो आप यहाँ पर, आप देखो ये आपके यहाँ 40 आ गया, ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, ठीक है, समझ आ रही बात, और सॉल्व कर लिया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर है, एक x इज इक्वल्स टू 4, एक माइनस में है तो माइनस हो नहीं सकती, तो x 4 हो जाएगा, बच्चे की एज जो थी वो 4 हो गई, तो पापा कितने हो जाएंगे 32 ईयर्स के हो गए। सॉल्व कर लिया, सिंपल था, ठीक है, इक्वेशन बनानी मैंने बता दी, बाकी कैलकुलेशन हो गया। फिर लिखा हुआ है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड इज इन गिवन, गिव 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each prize. तो वैसे तो आपको कितना 7 प्राइज देना, तो ऐसे भी आ जाएंगे, पर एपी के फॉर्म में कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं पहला प्राइज बोलूँ कितना है, पहला प्राइज उन्होंने दिया है ऑफ देयर ओवरऑल, हमने लेट कर लिया, लेट ए बी जो है हमारा वो क्या है
हमने जितना भी प्राइस दिया उन्होंने बोला सम 700 है to be used to given cash prizes 7 student for their overall academic performance is price। तो पहला A है, दूसरा A -20 है, A -40 है एंड सो ऑन। अब हमें बताना है कि कितने हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ हर एक प्राइस की वैल्यू कितनी है, मतलब हम कितना कितना 20 माइनस करके देते जाए जो 700 रुपीज़ हमारे 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या करना है, हमें इस ए की वैल्यू हमें बताना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर पुट करते जाना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, डी हम फाइंड आउट कर लेंगे। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए -20 माइनस ए -20 आ गया डी, हमारे पास ए है फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और एन हमारे पास 7 पता है, हमारे पास एस एन भी दे रखा है 700, हमने 700 इज इक्वल्स टू यानी एस एन इज इक्वल्स टू 700 में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लिया एंड यू कैन सी द सॉल्यूशन, यू कैन सी द सॉल्यूशन AP इज दिस। तो पहला टर्म हमारा A हो गया, दूसरा हमारा D हमारा ये हो गया 7 SN को सॉल्व कर लिया, SN इज इक्वल टू 700 7/2 सॉल्व कर लिया और हमारे पास A कितना आ गया 160, यानी पहले बच्चे को हम 160 रुपीज़ देंगे, फिर उसके बाद हम 20 माइनस करते जाएंगे और ये कुछ आपके पास 7 बच्चों का वो है 140 120 100 80 60 40। तो लास्ट 7th बच्चे को हमें 40 एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको हमने प्राइस दिया है। क्लियर है आपको, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी आ गई। केस स्टडी है आपकी ये 4 मार्क की, 1 एंड 2 मार्क का, और थर्ड वाले में ऑप्शन होता है जो भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। तो इसको मैं एक्सप्लेनेशन पहले इसको पढ़ लो, समझा देती हूँ, फिर आंसर से आप समझ लेना। क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखा है, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट द स्कूल nominates you and two of your friend to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in the section A and 36 section B. What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can distribute equally among of student of section A? जब भी कभी बेटा यहाँ पर हमें इक्वली डिवाइड करना है तो ऐसा मत कर देना HCF फाइंड आउट कर लो, HCF में वैल्यू कम होती है, हमें ज़्यादा बुक्स चाहिए सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, यानी यू हैव टू फाइंड LCM। तो पहले वाले में हमने LCM फाइंड आउट कर लिया, फिर इसके बाद क्या करना है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज ट्रू देन HCF ऑफ दिस। तो अब इसका HCF फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड वाले में बोला है कि ये एक इसका आधा इज अ कंपोजिट नंबर, ये प्रूफ करना है, कंपोजिट नंबर हमें बताना है या नहीं है। तो अब आप देखो इन दोनों से, यहाँ पर देख रहे हो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, क्या करेंगे यहाँ पर अगर मैं 15 कॉमन कर लूँ तो आपके पास आएगा 7 × 11 × 13 + 1। तो अब देखो इफ देयर एनी नंबर, देखो 1 तो सबके पास ही होता है, इफ any number have more than 2 factor is a composite number, we have proved here, ठीक है। if P and Q are positive integers such a this and this where A B are prime numbers, मतलब A और B में कुछ कॉमन नहीं है, B A अलग है, A अलग नंबर है, मतलब A यहाँ 1 है 2 यहाँ पर है, तो ये दोनों सेपरेट, मतलब B में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं जाएगा, खुद में प्राइम है। तो LCM क्या बताना है, तो LCM हमेशा मैंने क्या बोला, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। तो LCM ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ A स्क्वायर है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ B क्या है, B स्क्वायर, तो LCM ये हो गया, सिंपल। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो पहले वाले में हमने फाइंड आउट कर लिया LCM, मैंने बोला था मिनिमम नंबर बट मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, 288 आ गया। सेकेंड में हमने प्राइम फैक्टर करा और हमने उसका HCF 4 फाइंड आउट कर लिया, समझ आ रही बात। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, अब आपको पता है 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये लिखा हुआ है, और दोनों में हमारे पास 2 फैक्टर कॉमन आ गए 2 के, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 4। और इसी तरीके से हमने LCM ले लिया, LCM में मैक्सिमम एक्सपोनेंट होती है 2 की पावर यहाँ पर 5 और 3 स्क्वायर, 2 की पावर 5 और 3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 288 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वो गिवन, देखो हमने 15 कॉमन करा,
एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर, हेंस दिस इज द, और फिर ये कंपोजिट नंबर है और हमने यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज दी एलसीएम। समझ आ रही बात आपको? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जसपाल सिंह इज एन ऑटो ड्राइवर। अच्छा, ऑटो रिक्शा वॉज टू ओल्ड, he had to spend a lot of money to repair, and one day he got to know about EV scheme of government of India. He can not only get a good exchange bonus but also avail a heavy discount on the purchase of an electric vehicle. So he took a loan 1,18,000 from reputed bank and purchased a new auto rickshaw. Jaspal Singh repaid his total loan 1,18,000 rupees by paying every month starting with first installment 1,000 rupees. If he increased this installment by 100 rupees every month, then what amount will be paid of fourth installment? तो A4 निकालना है। अब A आपको पता है, A 1000 पता है आपको, D आपको पता है 100, you can find, है ना, 100 रुपीज से ऐड कर रहा है ना, हो जाएगा। If he increases the installment by 100 every month, then what amount will paid by him in 30th installment? ठीक है, 30th installment। तो यहाँ पर भी आपको A30 फाइंड आउट कर लेना है। एंड देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड टिल 30th, तो मतलब उसने S30 फाइंड आउट करना है कि 30 इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना अमाउंट पे कर लिया है। एंड और ऑप्शन है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो पूरा टोटल अमाउंट हमारे पास जो होगा, सबसे पहले मतलब हमें देखो 1,18,000 तो पे करना है, तो S30 का जितना आएगा ना वैल्यू, मतलब आपको 1,18,000 से बेटा माइनस S30 कर देना है। दिस इज द अमाउंट जो उसके पास अभी भी बचा हुआ है पे करने के लिए, तो ये आपके पास आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप इधर देख लो, हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हमने सॉल्व करा, तो ये A14 आपका 1400 आएगा। सेकेंड वाले में A30 निकाला हमने, 3900 आएगा। थर्ड वाले पार्ट के लिए S30 फाइंड आउट करा। फोर्थ जो कि और पार्ट था, टोटल से S30 की वैल्यू को माइनस करा, ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, AP की केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम यहाँ पर ट्रेजर हंट इज साइट एंड एडवेंचर गेम वेयर पार्टिसिपेंट फॉलो, कहानी कहाँ से है, क्वेश्चन कहाँ से है भाई, देखिए नहीं ना यहाँ। अच्छा बस यही क्वेश्चन है हमारे लिए। एंड स्पॉट इज 20+, यानी AN दे रखा है, इस 20 + 4N, और कुछ हमारे मतलब का नहीं है, मतलब कहानी है, पढ़ लेना एक बारी। व्हाट इज द नंबर ऑन द फर्स्ट A1, व्हिच स्पॉट इज नंबर्ड एज 1, 1, 2, तो हमें बताना है n की वैल्यू बतानी है, हमें AN दे रखा है, सॉल्व कर लोगे, n निकाल लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा। what is the sum of the number on the first 10? S10, क्यों? क्योंकि आपके पास A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, D आ जाएगा। बेटा A1 आ गया, यहाँ पर पुट करा आपने A1, क्योंकि ये nth टर्म की फॉर्म दे रखी है ना। AN दिया होता है, AN आपके पास 20 + 4N है, A1 पुट करा 20 + ये 4N है, 20 + 4 आया, A1 आया आपके पास 24, A2 आपने फाइंड आउट करा 20 + 4 × 2, ये आ गया 20 + 8, 28, और A2 - A1 क्या होता है, ये होता है आपके पास D, सॉल्व कर लो। फिर अब बोला उन्होंने which number is n - 2th टर्म, n - 2th टर्म, मतलब आपको AN की वैल्यू बतानी है, जब n की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 20 + 4, और n की जगह हमें ये 4 है, और n - 2 पुट कर देना। तो सॉल्व करो, 20 + 4n - 8, और ये हो जाएगा 12 + 4n, और ये आपके पास आंसर। आप बोलोगे मैम कितनी जल्दी लिख रहे हैं, तो मैं इसलिए इतनी जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया तो आप ही वीडियो नहीं देखोगे। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है ना, तो जल्दी इसमें कौन सा हमें आपको बताना है, सारी चीज़ें आती हैं आपको। आप फुल सिलेबस पेपर दे रहे हो, आप पूरे चैप्टर एक पूरा इतने दिनों से पढ़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिर वो बताना पड़ेगा A क्या होता है, B क्या होता है, D क्या होता है, C क्या होता है, ये नहीं बताना ना, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्व कर लिया,
n हमने फाइंड, पहले वाले में तो हमने सीधा फर्स्ट टर्म बताया, दूसरे वाले में n मैंने बताया था 112 को इक्वल कर लो, n 23 आ गया। इसी का और पार्ट था S10 मैंने बताया था, AD कर लोगे, D4 आ जाएगा क्योंकि A2 हमारा आया था 28 और A1 था हमारे पास 24, तो ये आ जाएगा आपके पास D जो होगा वो 4 आ जाएगा। एंड देन अब बताना है, देखो n-2 की जगह पुट करा, 12n + 4n अभी आया था सेम, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, हमारे पास लास्ट सेक्शन है ये हमारे पास डी वाला। अब इसमें हमें देखना है कि हमें प्रूफ करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो बताने की ज़रूरत है, √5 + √7 इर्रेशनल, ये तुम खुद से कर लेना, आई विल शो यू द डिटेल्स आंसर, वो देख लेना। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर 336, 240 and 96. Find the minimum number of rooms required if in each room same number of participant is to be seated. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सेम नंबर, अब आप ये मत मुझे बोल देना कि मैम अभी तो इक्वल आया था तो आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया था, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही थी बेटा, डिस्ट्रीब्यूट। हम किसी अब मैं बोलूँ मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, किसी के पास 12 चॉकलेट है, हमें दोनों मिक्स करके ऐसा नंबर, तो HCF थोड़ा ना फाइंड आउट कर देंगे कि हमें वहाँ पर सारे बच्चों को भी देनी है, लेकिन सेम हमें सेम टाइप की चॉकलेट सबको भी मिल जाए तो HCF में तो कम हो जाएंगी। LCM में मतलब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट हो जिससे हम सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। बट यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट करना है कि हर एक रूम में कॉमन नंबर, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे, तो सिंपल सा हमारे पास है, हमें क्या करना है, यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड HCF ऑफ व्हाट 336, 240 and 96 and I know you are very smart student। तो आप क्या करोगे, इन्होंने बहुत शॉर्टकट में करा है, तुम लॉन्ग क्वेश्चन को √5, √7 को प्रूफ करोगे एंड देन यू विल आंसर कि द सम ऑफ 2 इर्रेशनल इज इर्रेशनल। तो इसको नहीं आप 5 मार्कर की तरह करोगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, हमने HCF फाइंड आउट करा, तो अब हमें लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, देखो बोला था फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच पार्टिसिपेंट। हाँ ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताने कितने होंगे, यानी हमें टोटल बताना है। तो भाई HCF इनका कितना है, सारे स्टूडेंट का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 48 आया, तो 48 है। अब 336 स्टूडेंट अगर 48 के हिसाब से बिठा ले जाएंगे तो 7 रूम्स चाहिए, तो और फिजिक्स के लिए 5 रूम चाहिए, बायोलॉजी के लिए 2 रूम चाहिए। अगर हर एक रूम में सेम 48 स्टूडेंट है तो मिनिमम हमें 14 रूम्स के रिक्वायर्ड है। 14 रूम्स हमारे पास होंगे तो हर रूम में 48 मैथ्स के, 48 मैथ्स के, 48 मैथ्स के, 7 रूम में 48 मैथ्स के होंगे। मैथ्स के बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, नहीं बोर्ड के लिए और मेरे लिए, तो दोबारा से इसको प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द जीरोस हुज पॉलिनोमियल। अब फिर मेरी वही बात याद रखना, क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? अगर आप बोलोगे यस मैम हो सकता है, तो फिर आपको इसको उस लॉन्ग मेथड से नहीं करने की ज़रूरत, आप सीधा क्या करो 3x² प्लस, क्योंकि ये अब देखो नहीं हो सकता, 3 आएगा ना, 3 सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है, ऐड करके थोड़ा ना आता है। तो अब हम फंस गए, अब हमें वो लेंदी वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, -b/a यानी -2/3, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, c/a यानी 1/3। अब क्या करना है, हमें 1/α 1 + b, क्योंकि हमें नए ज़ीरोस का सम बताना है, सम ऑफ ज़ीरो, और फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी बताना है। तो अब 1 + α और प्लस 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा। अब इसको हमें ऐड करना है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 1 + α और 1 + बीटा, और फिर ये हो जाएगा 1 - α 1 + बीटा और प्लस 1 + α और 1 + बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा 1 - α 1 + α इंटू 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा।
हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा प्लस बीटा, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस अल्फ़ा, और फिर आ जाएगा, ये मुझे कुछ क्वेश्चन गलत क्यों लग रहा है, 1 मिनट में चेक करूँ, वेट करो। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर 1, अच्छा ये ऊपर माइनस है, वही मैं सोचूँ, ये माइनस था ना, मैं सोचूँ वही चीज़ है, यहाँ पर माइनस बीटा है, 1 माइनस बीटा, वही मैं सोचूँ कुछ कैंसिल क्यों नहीं होगा। और फिर ये आएगा माइनस अल्फ़ा, और फिर ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा। अभी ठीक है, 1 माइनस बीटा, फिर ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा, अपॉन में आ जाएगा इसको 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। बेटा एक को बता दूंगी, दूसरा कर लेना। अब देखो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस अल्फ़ा, और ये देखो कहाँ गया, ये माइनस आपके, ये माइनस बीटा प्लस बीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस माइनस 2 अल्फ़ा, और ये आपके पास आया, दोनों ही नेगेटिव थे, तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन कर लो, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा है हमारे पास, और 1 माइनस अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ध्यान से देखो, हमने करा वही चीज़ हमारे पास आई, 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये देखो हमारे पास आया 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, एंड जब आपके पास वैल्यू क्या आई थी, मैंने अभी फाइंड आउट करा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2/3 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1/3, और बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, ये 2 आ गया, और ये क्या था हमारे पास, सम ऑफ ज़ीरो था, याद रखना सम ऑफ ज़ीरोस था, और फिर इसके बाद हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, हमारे पास यहाँ पर आ गया, हमारे पास यहाँ पर आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, और अपॉन में आएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा। आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 माइनस कॉमन कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा होगा, वैल्यूज पुट करोगे 3 आ जाएगा। अब आपको पता है ये क्या है हमारे पास, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो प्लस इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और ये देख रहे हो आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज द फाइनल आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट आफ्टर 1 मिनट, और policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? अब क्वेश्चन को समझो बेटा, एक थीफ था जो जिसने रन करा, फिर पुलिसमैन 1 मिनट बाद, मतलब मान लिया कि मैं खड़ी हूँ और एक पर्सन है और खड़ा है, मैं पहले भागना शुरू करूँ जस्ट 1 मिनट बिफोर, और देखो कैचिंग पॉइंट तो दोनों का सेम होगा, मतलब हम दौड़ के जाएंगे तो यहाँ तक ही ना, हम जाएंगे यहाँ तक क्योंकि तभी कैच करेंगे, तो मतलब दोनों ने डिस्टेंस कवर करी, बट टाइम टेकन बाय द थीफ इज 1 मिनट व्हाट ज़्यादा, 1 मिनट ज़्यादा, क्योंकि वो पहले आपका रन करा ना 1 मिनट बिफोर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, फिर उन्होंने क्या बोला, ये सारी कहानी हो गई, फिर उन्होंने बोला अब आपको, अब पुलिसमैन जो है, थीफ तो 100 मीटर पर मिनट से ही रन कर रहा है, लेकिन जो पुलिसमैन है उसने वो 10 ऐसे चल रहा है 100, फिर 1 मिनट बाद 10 मीटर की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, मान लिया ये एक पुलिसमैन, ये एक थीफ है, ये भी यहाँ से यहाँ तक ही गया, और ये पुलिसमैन है, टी फॉर थीफ, पी फॉर पुलिस। अब दोनों यहाँ पर पहुँचे यहाँ पर पहुंचे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस भी सेम होगा, d1 dt और dp दोनों ही सेम होंगे, तो dp अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस बाद में फाइंड आउट करूंगी, पहले मैं थीफ का फाइंड आउट कर लेती हूँ। थीफ का तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड इनटू
स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड कितनी थी 100 और टाइम हमने लेट कर लिया, लेट टाइम टेकन बाय थीफ। बेटा ये तुम लोग थोड़ा सा ना, मैंने देखो पुलिस 1 मिनट कम है तो मैंने थीफ को 1 मिनट ज़्यादा कर दिया, यानी n+1 मिनट, क्योंकि वो 1 मिनट पहले रन करा था तो ये n+1 हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब ये मैं क्या लिख लेती हूँ, मीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन निकालने के लिए हमें एपी सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पुलिसमैन है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है। 100, 110, पहले मिनट में डिस्टेंस 100 की स्पीड थी उनकी, फिर उन्होंने 10 मिनट मीटर पर मिनट बढ़ा दी, तो हमें ये पूरा सम निकालना पड़ेगा 120 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम और मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ। भाई मैंने वो n+1 है तो हमें n मिनट लगे होंगे, क्योंकि हमने 1 मिनट कम से स्टार्ट करा। तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमें, AP का हमें SN फाइंड आउट करना पड़ेगा, SN फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर दोनों को। बट हमें पता है कि DT = DP है और हमें इसको इक्वेट कर देना पड़ेगा, हमें इसे इक्वेट कर देना पड़ेगा, मतलब 100 n+1 से SN को इक्वेट कर देना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 110 की आ गया, ये देखो इसकी स्पीड हमारे पास आ गई 100 × n+1। समझ आ रही बात? अब देखो नॉर्मल हमने क्या करा, हमने n/2 2a + n-1 × d डिस्टेंस कवर्ड बाय ये पुलिसमैन। अब बस कुछ नहीं करना बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके इनका आ गया डिस्टेंस। जब आप भी सॉल्व करोगे तो आपका सिंप्लीफाई करके 5n आ जाएगा, ये आ जाएगा n 95 + 5n और n 100 ये था हमारे पास 100 ब्रैकेट में n+1 मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास इक्वेशन x² ये n² - n -20 की बनेगी। तो n आपके पास आंसर आ जाएगा +5 - 4। तो टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता, तो n = 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब n पुलिसमैन को 5 मिनट लगे हैं, पुलिसमैन को 5 मिनट लगे हैं थीफ को कैच करने में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट में स्माइली कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम भी बहुत है, कम बचा है हमारे पास। क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक in 1/9 minutes if one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank. Find the time taken which each pipe would fill the tank separately. अब भाई देखो हमारे पास एक टैंक है, we have a tank. अब 2 पाइप है, ये 2 पाइप है हमारे पास जो टैंक को फिल कर रहे हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों साथ में मिलके 1/9 मिनट्स में पूरा टैंक फिल कर रहे हैं साथ में मिलके। तो साथ में मिलके ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100/9 मिनट्स में ये पूरा टैंक फिल हो रहा है। पर इन 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में जल्दी बताओ, 1 मिनट में कितना होगा। 1 मिनट में दोनों साथ में मिलके क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होता है ना, यानी डिवाइड कर दोगे आप इसको तो टोटल वर्क डन को हम 1 ले लेते हैं, यानी इन 1 मिनट में हमारा कितना वर्क डन होगा, वो हो जाएगा 1/100/9 मतलब 9/100, ठीक है। 9/100 वर्क डन होगा हमारा 1 मिनट में। वर्क डन बाय पाइप ए प्लस पाइप बी टुगेदर इज 1/this। अब देखो यहाँ पर बोला है हमें दोनों का अलग अलग टाइम बताना है, तो हमने टाइम लेट कर लिया, टाइम टेकन बाय पाइप ए is x minute, time taken by x minute. If one pipe is 5 minutes more, तो पाइप b कितना हो जाएगा, पाइप b हो जाएगा x + 5 मिनट, उसको 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो बेटा सपोज करो ये एक टैंक a है, मतलब ये टैप a है, अगर ये पूरा x मिनट में टैंक फिल कर रहा है, सो इन वन वर्क डन बाय पाइप A in
1 मिनट कितना होगा, 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा भाई, इसका 1/x पार्ट, 1/x पार्ट। और इसी तरीके से पाइप बी को कितना लगेगा, पाइप बी को भाई उसको पूरा टाइम लग रहा है इस पाइप बी को फिल करने में, ये पाइप बी है, इसको पूरा x+5 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट में इसको कितना लगेगा, 1 मिनट में, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ये 1/x+5 पार्ट हो गया। अब 1 मिनट में जितना, बेटा ध्यान से सुनो, पहला वाला पाइप 1 मिनट में जितना अमाउंट ऑफ वाटर देगा, पाइप बी 1 मिनट में जितना अमाउंट ऑफ वाटर देगा, दोनों मिलके टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होगा ना जो हमारा 1 मिनट में आया, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। याद रखना, वर्क डन आपका 1 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का, इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को 1 मिनट, 1 डे इसमें ही कैलकुलेट करते हो, और फॉर्मूला होता है 1 डे 1 आवर, इन सब का फॉर्मूला होता है 1 डे 1 मिनट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो आप क्या करोगे, वर्क डन को हम 1 ले लेते हैं क्योंकि सारे सेम वर्क डन ही कर रहे हैं, वॉल्यूम मतलब पानी सेम अमाउंट ऑफ वाटर ही भर रहे हैं, तो वी लीटर यहाँ है, वी लीटर यहाँ है, वी लीटर यहाँ है, सब वी लीटर है, तो हमने वी को इग्नोर कर दिया, वॉल्यूम मतलब। तो अभी हमने 1 एज्यूम करा है, तो 1 अपॉन डिवाइड विथ टोटल टाइम, तो 100/9 से डिवाइड करोगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 मिनट में दोनों के थ्रू जितना वर्क डन हुआ है वो आया। अब 1 मिनट में कितना हुआ होगा, जितना ए ने अमाउंट ऑफ वाटर दिया होगा, जितना बी ने दिया होगा, तो 1 मिनट में ए का वर्क डन, 1 मिनट में बी का वर्क डन टोटल हो जाएगा इसके इक्वल। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9/11। अब बेटा बस आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले टैंक को हमने एक को x ले लिया, दूसरे को x+5, 1/x हो गया इसका, 1/x+5 इसका हो गया। आप पॉज करके स्क्रीन को जूम करो तो अच्छे से समझ आएगा। दोनों का टोटल टाइम 1 मिनट का ये है, और 1 मिनट में ये कितना पानी फिल कर रहा है, 9/100। और बस आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, आपकी इक्वेशन बन गई 9x² माइनस 155 x माइनस 500। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चाहो या नॉर्मल मिडल टर्म स्प्लिट से, आपका x का आंसर आ गया 20 और माइनस 25/9। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x हमारे पास कितना आ गया 20 मिनट्स। तो एक को आपके 20 मिनट्स लग रहा है, तो दूसरे को 25 मिनट्स लगेंगे, 5 मिनट ज़्यादा। अब इसके बाद इसी का और पार्ट था, अ मैन ट्रैवलिंग अ कांस्टेंट स्पीड। एक मैन ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड 360 किलोमीटर पर, सॉरी वही मैं सोचूं मैन कैसे इतनी स्पीड में। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 360 किलोमीटर विल हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर मोर। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड तुम अभी नॉर्मल चल रहे हो फिर दौड़ने लगो तो टाइम तो कम लगेगा ही ना। तो मतलब वो पहले जब नॉर्मल स्पीड में 360 किलोमीटर कवर कर रहा था, और जब उसने 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी तो वो पहले से 48 किलोमीटर कम उसको टाइम लगा। तो याद रखना यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लेट करना है कि स्पीड, क्योंकि हमें फाइंड उसकी यूजुअल स्पीड करनी है। हमने लेट कर लिया, लेट दी कांस्टेंट स्पीड जो थी, मतलब या आप इसकी ओरिजिनल स्पीड लेट कर लो। जो ओरिजिनल स्पीड थी, स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन है भाई, वो कितना है x किलोमीटर पर आवर। अब भाई न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन x+5 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बोला है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, आप मुझे बताओ, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जब टाइम डिफरेंस दिया हो ना तो टाइम के रेस्पेक्ट में बनाना। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितनी है, 360 किलोमीटर थी शायद। अब यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड ऑफ, मैंने दोनों स्पीड से निकाल लेना है, ऑफ x किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लग रहा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो जाएगा, स्पीड है हमारे पास 360, इफ आई एम राइट 360, हाँ x किलोमीटर, स्पीड है x, और यही सेम चीज x+5 की स्पीड, x प्लस कितना था, x+5, हाँ 5 की स्पीड से कितना होगा 360 अपॉन x+5, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई देखो
पहले ये हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है। पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था, बाद में 48 मिनट कम लग रहा है उसको। तो बताओ पहले 48 मतलब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 48 मिनट्स होंगे। अब याद रखना आपकी टाइम किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट को आवर में चेंज करना मत भूलना, यानी डिवाइड विद 60। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले टाइम से T1 माइनस T2 करा 48/60, नॉर्मल 360 को कॉमन कर लिया करो। जब भी दोनों में अगर सेम नंबर है तो ये 1/x माइनस 1/x प्लस 5 हो गया, अपॉन ये आ गया आपके पास 48/60। और इसको फर्दर 60 को इधर ट्रांसपोज करके सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी इक्वेशन बनी x² प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है x इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ये इसकी स्पीड आ गई, हमारे पास स्पीड आ गई ट्रेन की 45, क्योंकि 50 नेगेटिव है, हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट सैम्पल पेपर। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ क्योंकि 3 आवर्स का पेपर भी है, बट मैंने बहुत जल्दी समझाने का ट्राई करा है। आपको पूरा वीडियो देखना है और आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपने लर्न करा कुछ, तो इसको आप मैक्सिमम फ्रेंड तक शेयर करो जिनको और ज़रूरत है, और ग्रुप में बैठ के सॉल्व करो इस पेपर को, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहना। अगर मैंने बोला था आपको फुल स्कोर करना है बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के, और ये हो सकता है, कर सकते हो। बस एक काम करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और जो भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, उसको उतनी ऑनेस्टी से मतलब पूरा करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।